जय हिंद साथियों। तो साथियों, हम आपको सीटेट एग्जाम 2022 की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें आज हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 10, जिसमें हम देखने वाले हैं पिछले प्रैक्टिस सेट की तरह 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है जो चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 है तूतीकोरिन, चेन्नई, पारादीप या फिर विशाखापट्टनम। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों, विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती बंदरगाह है जो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। साथियों, विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और यह माल के निर्यात की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 2 है, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो किस गैस की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। इसकी वजह से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि साथियों जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं ये सूर्य से आने वाले प्रकाश को पृथ्वी तक आने तो देती हैं, लेकिन जब यह प्रकाश पृथ्वी से वापस जाता है तो इस प्रकाश को जाने से रोक लेती हैं, जिनकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है आज के प्रैक्टिस सेट का, इनमें से कौन जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? किसकी वजह से जल प्रदूषण नहीं होता है? ऑप्शन नंबर 1 रेडियोधर्मी कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि जनित कचरा या फिर खनन अपशिष्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 खनन अपशिष्ट। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्राम पंचायतों का कार्य है स्कूलों का निर्माण, जल संसाधनों का रखरखाव, बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना या फिर इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों, ग्राम पंचायत शासन की सबसे छोटी इकाई होती है जो ग्राम स्तर पर काम करती है और इन सभी कामों की देखभाल करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 है आज के प्रैक्टिस सेट का, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है बाढ़ एवं सूखा, भूस्खलन, वनों में अग्नि दुर्घटनाएं या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बाढ़ एवं सूखा। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों, पर्यावरण अपघटन के कारण जलवायु में परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न होती हैं, जिनमें से सूखा, बाढ़, वर्षा आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है आज के प्रैक्टिस सेट का, निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है, जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? टॉन्सिलाइटिस, डिप्थीरिया, अतिसार या फिर खसरा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 अतिसार। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों, अतिसार एक जल जनित रोग है जो दूषित जल पीने से होता है और इसे कहीं कहीं पर डायरिया के नाम से भी जाना जाता है। डायरिया के नाम से भी इस रोग को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है हमारा, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण के संसाधनों का अधिक उपयोग, पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 वन महोत्सव का, ग्रीन ओलंपियाड का, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी का या फिर पर्यावरण दिवस समारोह का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 ग्रीन ओलंपियाड का। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। और साथियों, इसका आयोजन TERI द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन से दिवस को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? साथियों, हमने आपसे पहले ही बोला था कि हम इस क्वेश्चन को प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में डालने वाले हैं और आगे भी आपको यह क्वेश्चन हर एक प्रैक्टिस सेट में मिलता रहेगा, क्योंकि साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है 5 जून, 10 जून, 20 जून या फिर 2 जून।
तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 5 जून। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। और साथियों आपको यह भी पता होगा कि 5 जून को ही पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि साथियों 5 जून सन 1972 को स्कॉटलैंड में पहली बार पर्यावरण से संबंधित बैठक हुई थी, जिसकी वजह से 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी। ऑप्शन नंबर 1 पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करके, परीक्षा के माध्यम से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर 1 पुरुषों का सर्वांगीण विकास, बच्चों का सर्वांगीण विकास, महिला सशक्तिकरण, या फिर नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों तथा व्यक्तियों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। यह अधिकार राज्य के विरुद्ध होता है। साथियों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 32 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम शामिल नहीं है। वो कौन सा आयाम है जो सामाजिक विज्ञान में शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, या फिर व्यावसायिक शिक्षा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 व्यावसायिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा सन 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान इनको इसमें शामिल कर लिया गया है और व्यावसायिक शिक्षा को इसमें से हटा दिया गया है, जो व्यावसायिक शिक्षा सामाजिक विज्ञान का विषय नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम की परीक्षा नहीं की जा सकती है। योगा, स्वास्थ्य, संगीत, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों अंकों के आधार पर उसी पाठ्यक्रम की परीक्षा ली जा सकती है जो तथ्यपरक हो, जो पाठ्यक्रम तथ्यपरक हो उसकी परीक्षा ली जा सकती है, और मूल्यपरक पाठ्यक्रम की परीक्षा अंकों के आधार पर नहीं ली जा सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 जल का संरक्षण, जल का विनाश, वनों की कटाई, या फिर भूमि अपरदन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जल का संरक्षण। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों जल संरक्षण पर्यावरण समस्या नहीं है बल्कि पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक है। वे सभी कार्य जिससे पर्यावरण का ह्रास होता है वह कारक पर्यावरण समस्या के अंतर्गत आता है, जैसे जल का दुरुपयोग, वनों की कटाई, भूमि अपरदन आदि। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है। पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। पर्यावरण शिक्षा में सभी प्रकार की सहभागिता होती है। पर्यावरण शिक्षा एक सामूहिक तथा सामुदायिक प्रयास होना चाहिए, या फिर पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों के साथ समुचित तालमेल तथा समान प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न नंबर 18 है नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 पुष्प उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, या फिर फल उत्पादन से। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा साथियों। दुग्ध उत्पादन से साथियों एक श्वेत क्रांति होती है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। धर्म, भूमि, समुदाय, या फिर परिवार। तो वो कौन सा ऐसा घटक है जो मानव पर्यावरण का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 धर्म। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों मानव पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी कारक सम्मिलित होते हैं जो मानव के चारों तरफ स्थित होते हैं, जैसे मृदा हो गई, समुदाय हो गया और परिवार हो गया।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 है, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आग्नेय चट्टान। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों, पृथ्वी के अंदर उत्पन्न हलचल के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर उपस्थित लावा के बाहर आने को ज्वालामुखी कहा जाता है। और साथ ही ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा को मैग्मा कहा जाता है। ज्वालामुखी से लावा निकलता है उसी को हम मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा बाहर आता है तो ठंडा होने के पश्चात यह आग्नेय सेल का निर्माण करते हैं और इन्हीं सेलों से ताप, दाब तथा अपरदन की क्रिया द्वारा रूपांतरित एवं अवसादी सेलों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब जलवाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित यानी कि संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 वर्षा, बादल, बर्फ या फिर जलवाष्प। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वर्षा। उसको वर्षा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों, जल चक्र के अनुसार पृथ्वी के जलीय क्षेत्रों से जल तथा जलवाष्प के रूप में ऊपर उठती है और निम्न ताप के कारण ताप कम होने के कारण पुनः संघनित होकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में, गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु में, शीतल ठंडे ध्रुवीय जलवायु में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों, गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में पानी की कमी के कारण यहाँ के पादप और पौधे कटीली तथा झाड़ीयुक्त होते हैं, जिनकी वजह से इनमें बाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है। कटीले होने की वजह से साथियों इनमें बाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है, जिनमें से इनमें उपस्थित पानी लंबे समय तक बरकरार रहता है। साथियों, बाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया होती है जिनमें पौधे के अंदर जो पानी इकट्ठा होता है एक्स्ट्रा, वो पानी पौधों की पत्तियों में से होकर वायुमंडल में वापस चला जाता है। इस क्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं और यह क्रिया इनके कटीले होने की वजह से घट जाती है, धीमी हो जाती है, जिससे पौधे लंबे समय तक अपनी नमी बरकरार रख पाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 है, स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? कपास को, चाय को, जूट को या फिर रबर को। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 कपास को। कपास को स्वर्णिम रेशा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? शनि को, बृहस्पति को, शुक्र को या फिर मंगल को। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 शुक्र। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है क्योंकि आकार में लगभग पृथ्वी के बराबर ही है शुक्र ग्रह, और यह ग्रह सुबह एवं शाम को आसानी से दिख जाता है, इसलिए इसे सुबह का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है। साथियों, यह सौरमंडल का सूर्य दूसरे नंबर का ग्रह है। इसे पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी की बहन भी इस ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 आज के प्रैक्टिस सेट का, इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 मालवा का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार या फिर तिब्बत का पठार। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तिब्बत का पठार। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4,500 मीटर 4,500 मीटर इसकी ऊंचाई है लगभग। और अगर फिट में बात करें तो 14,800 फीट 14,800 फीट इसकी ऊंचाई है। साथियों, यह दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर उत्तर में तकला मकान मरुस्थल तक यह फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 है, मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण है सुनामी, भूकंप, रासायनिक आपदा या फिर भूस्खलन। तो कौन सी आपदा है जो मानव के द्वारा होती है? क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रासायनिक आपदा। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28 है, भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? किस गैस की वजह से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? मीथेन, मिथाइल आइसोसाइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला होता है साथियों CH3NC। CH3 मिथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला होता है। और भोपाल गैस आपदा दिसंबर 1984 में हुई थी। दिसंबर सन 1984 को यह घटना हुई थी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29 है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? CO2, नाइट्रोजन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। साथियों CO2 गैस से भी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, मीथेन से होता है, नाइट्रस ऑक्साइड से होता है। नाइट्रोजन ही एक ऐसी गैस है जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है साथियों, समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं पतझड़ वन, भूमध्य रेखीय वन, कोणधारी वन या फिर मैंग्रोव वन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 मैंग्रोव वन। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों समुद्री प्रदूषण के कारण मैंग्रोव वन नष्ट होने लगते हैं क्योंकि मैंग्रोव वन समुद्र तटीय क्षेत्रों में खारे जल में उगते हैं, अतः इन्हें ज्वारीय वन भी कहा जाता है। मैंग्रोव वन को साथियों ज्वारीय वन भी कहा जाता है, इसलिए जल प्रदूषण का प्रभाव इन पर भी पड़ता है। तो साथियों ये थे आज के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी साथी अंत तक बने रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम आपसे मिलते हैं साथियों अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद।